ये बात सही है कि मेरे जीवन में कई बार मुझे लोग मारने के लिए आए और जो मारने के लिए आए थे, उनको मैं अच्छे ढंग से कन्विंस कर पाया, वो मेरे कार्यकर्ता आगे चलकर बने। ये भी बात सही है कि मेरे पूरे आंदोलन के दरमियान कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई कि जिसमें केवल मैं नहीं, मेरे साथ में मेरे कई साथियों का मर्डर हो जाए। सामने के लोग बहुत वोलेटाइल है, चिढ़े हुए हैं, मारने पर उतारू हैं और फिर भी मैं अपनी बातों से उनको बहुत अच्छे ढंग से कन्विंस कर पाया, अपने वक्तृत्व से, भाषण से बहुत अच्छे ढंग से कर्तृत्व कर पाया और पूरी तरह से बाजी उल्टी कर पाया। मेरी उम्र के 19वें 20वें साल तक, 21वें साल तक मैं ठीक ढंग से बोल नहीं पाता था। स्टेज पर बोलने की बात तो अलग ही। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। किशन चौहान इनका सवाल है कि आप लोगों के साथ में इतने अच्छे ढंग से कम्युनिकेशन कैसे करते हो? बाबाओं से लेकर बाकी सभी लोगों को उनको बातों में फंसाना, उसके माध्यम से एक्सपोज करना, ये कैसे आपके लिए संभव होता है? ये बात सही है कि मेरे जीवन में कई बार मुझे लोग मारने के लिए आए और जो मारने के लिए आए थे, उनको मैं अच्छे ढंग से कन्विंस कर पाया, वो मेरे कार्यकर्ता आगे चलकर बने। ये भी बात सही है कि मेरे पूरे आंदोलन के दरमियान कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई कि जिसमें केवल मैं नहीं, मेरे साथ में मेरे कई साथियों का मर्डर हो जाए। सामने के लोग बहुत वोलेटाइल है, चिढ़े हुए हैं, मारने पर उतारू हैं और फिर भी मैं अपनी बातों से उनको बहुत अच्छे ढंग से कन्विंस कर पाया, अपने वक्तृत्व से, भाषण से बहुत अच्छे ढंग से कर्तृत्व कर पाया और पूरी तरह से बाजी उल्टी कर पाया और शांति से वो प्रसंग पूरी तरह से निभ गया। आज तक मेरे पूरे जीवन में मैंने कम से कम अभी तक, यानी 1970 से मैं बोलना, 71 72 से मैंने बोलना शुरू किया है। आज तक मैंने कम से कम 15,000 तो भी व्याख्यान तो दिए होंगे जाहिर, उससे ज़्यादा भी होंगे। मैं वर्कशॉप की बात छोड़ रहा हूँ। मैं व्याख्यान की बात, जाहिर व्याख्यान की बात कर रहा हूँ। मेरा आज तक एक भी व्याख्यान कभी किसी भी वोलेटाइल वातावरण में भी रद्द नहीं किया गया। यानी बाल गंधर्व रंग मंदिर पर तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी, 2006 साल की बात है कि कुछ लोग आए, मेरी गर्दन मरोड़ने का प्रयास किया। तभी अचानक कार्यकर्ताओं के ध्यान में आया और उसने तुरंत उसके कंधे पर वार किया, इसलिए मैं छूट पाया और इसलिए जिंदा रहा, सब लोगों के सामने, बाल गंधर्व के स्टेज पर। और बाल गंधर्व रंग मंदिर के स्टेज पर आगे 12 मिनट तक मारपीट शुरू है। आए हुए लोग जो है वो पकड़कर उनको पीट रहे हैं, उनके बाकी के लोग इधर उधर तितर बितर होकर भाग गए हैं। पहले 1 घंटे का भाषण हुआ था और बाद में फिर 12 मिनट के बाद में 1 घंटे का भाषण। तो सबको इतना अचरज लगा कि इतना गंभीर प्रसंग हुआ, सर के सर कपड़े फट गए हैं और इस कपड़े फटने की अवस्था में स्टेज पर इतनी मारामारी हुई। ये सब बात रिकॉर्डेड है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग इसका हो पाया है सब चीजों। और ये कैसे संभव? तो मेरा आज तक एक भी भाषण किसी भी सिचुएशन में मैंने रोका नहीं, पूरी तरह से शांति से वो मैं पूरा कर पाया। तीसरी बात ऐसी है कि कई बाबाओं को मालूम है कि मैं क्या चीज हूं। मुझे एक जमाने में बुआ बाजीचा कर्दनकाळ ऐसा कहा जाता था और इसके बावजूद कई बाबा लोग मेरे इंटरव्यूज में फंसते चले गए। मैंने वो जो नहीं चाहते वो चीजें उगलवा ली उनसे। अब ये कैसे संभव हुआ? साइकोलॉजी का स्टूडेंट बनने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं ऐसे छोटे गांव का व्यक्ति था कि जहां साइकोलॉजी की पढ़ाई संभव नहीं थी। घर की स्थिति ऐसी नहीं कि साइकोलॉजी की पढ़ाई के लिए मैं, ग्रेजुएशन अगर मुझे करनी है तो उसके लिए मैं नागपुर जाकर पढ़ाई करूं।
वर्धा में था। वर्धा में साइकोलॉजी कोई डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, किसी कॉलेज में साइकोलॉजी विषय था नहीं। लेकिन मुझे साइकोलॉजी में बहुत रुचि थी, मैं इधर उधर का पढ़ता था। और सबसे पहले मेरे जीवन में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, एक जिंदा आंदोलन सामने आया। मैंने पहले ही आपको कहा है कि मेरी उम्र के 19वें 20वें साल तक, 21वें साल तक मैं ठीक ढंग से बोल नहीं पाता था। स्टेज पर बोलने की बात तो अलग ही। जब मैं साइंस कॉलेज का स्टूडेंट था तो मैं ठीक ढंग से 10 वाक्य भी नहीं बोल पाता था लोगों के सामने। ये सिचुएशन। फिर साइंस का मेरा एजुकेशन खत्म होते होते ही मैं तरुण शांति सेना के काम में जुड़ गया। ये बात होगी 1971 की, 71 ये जो सेशन होता है एजुकेशन का, वो उस समय की। तब तो कुछ नहीं था, एक शिविर से लेकर दूसरा शिविर, दूसरे शिविर से लेकर तीसरा शिविर, लेकिन शिक्षण में क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, एजुकेशन में क्रांति, ये विषय हमारा शुरू हो चुका था। उसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे। फिर उसके बाद में अहमदाबाद यानी गुजरात का आंदोलन आया, जिसमें जयप्रकाश नारायण हिस्सा बने। फिर बिहार आंदोलन आया। बिहार आंदोलन ने पूरे देश को व्याप लिया। ये व्यापक आंदोलन का मैं हिस्सा था। तब हमारा नारा था, हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। एक शांतिपूर्ण आंदोलन का हिस्सा, लोगों को कन्विंस करना। और मैं धीरे धीरे वक्तृत्व सीख रहा था, लोगों से चर्चाएं करता था, वार्तालाप करता था। इस सब प्रक्रिया में लोगों को पटाना, अपनी बात समझाना, और एक तरफ बहुत अभ्यास अलग अलग विषयों का चलता था, तो साइकोलॉजी का भी अभ्यास चलता था। अब ये कोई साइकोलॉजी का मेरा डिसिप्लिन अभ्यास नहीं था। फ्रॉइड है तो फ्रॉइड ही पढ़ डाले, साइकोलॉजी का कोई दूसरा कोई तो भी मिलता है उसके बारे में पढ़ डाले, इधर उधर का पढ़ डाले। लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने से, उससे ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके मैं बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग में लाता था। पहले मैं बहुत डरपोक था, हर बात को डरता था, उसमें से निडर बनने की प्रक्रिया, ये अपने आप को एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट थी। ये बाद में मुझे पता चला, तब पता नहीं था। तो ये सब प्रक्रिया अपने बारे में यूज करना, दूसरों अपने कार्यकर्ताओं के बारे में यूज करना, इन सब प्रक्रियाओं में से मैं ये चीजें सीखते गया। मैं जब एजुकेशन ले रहा था उन्हीं दिनों में पत्रकारिता में घुस गया। डायरेक्टली तरुण भारत ने मेरे हाथ में एकदम से यूथ कॉलम दे दिया। ये यूथ कॉलम के जरिए मैं लोगों को कन्विंस करता था, यानी लेखन के माध्यम से भी और बोलने के माध्यम से भी, और चर्चा डिस्कशंस के माध्यम से। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो मैंने जाने अनजाने में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने लग गया। कैसी बातें फैदम कर खोज कर निकालनी। जब मैंने 1983 में, 82 के दिसंबर में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम शुरू किया था, तब मैं पत्रकार कर काफी एक्सपर्ट बन चुका था। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में मेरा काफी नाम भी हो चुका था। उसकी बारीकियां भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से पकड़ ली थी, और इन सबका उपयोग मुझे आगे के जीवन में करने का अवसर प्राप्त हुआ। जेल में था तब गांधी बहुत विस्तार से पढ़ने का अवसर मिला, विनोबा पढ़ने का अवसर मिला। गांधी, विनोबा, जयप्रकाश नारायण ऐसे उदाहरण थे कि विनोबा डाकुओं के क्षेत्र में से जा रहे हैं और उनको भी अपना हिस्सा मांग रहे जमीन का। डाकू उनको मारने के बजाय उनके शिष्य बन गए। सेम थिंग गांधी के बारे में थी। गांधी को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन गांधी के बारे में बहुत पढ़ा है। फिर जयप्रकाश नारायण। तो ये सभी लोग लोगों को कन्विंस करने के क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे। तो मैं ये एक्चुअल प्रयोग अपने जीवन में करते गया। मुझे लगता है अगर मैं रूटीन साइकोलॉजी एमए करता तो ये सब चीजें मेरे हिस्से नहीं आती। मुझे लगता था मैं बहुत विद्वान हूँ साइकोलॉजी में, मुझे सब कुछ आता है, और प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं आता। मैं ये सब प्रयोग अपने जीवन में करते गया, सीखते गया, उसका वापर करते गया, और इसलिए मैं बहुत अच्छे ढंग से कन्विंस कर पाता। आनंद दिघेकर शिवसेना के एक बहुत अच्छे ताकतवर नेता थे। उन्होंने हमारे मुंबई में थाना में एक शिविर था,
वो शिविर होने नहीं दिया, शुरू होने के पहले ही खत्म कर दिया। और बहुत बड़ी लड़ाई थी। अब वो शिविर में कितने लोग आने वाले थे? वनडे शिविर था, यानी वनडे वर्कशॉप था अंधश्रद्धा निर्मूलन का, थाना में, मुंबई, एक स्कूल में। ज्यादा से ज्यादा 70 एक लोग आते थे उस शिविर के। वनडे का शिविर था, तो हमारे पास कोई जाहिरात करने के लिए भी अवसर नहीं था, पैसे भी नहीं थे। तो जो एंगेजमेंट कॉलम होता है उसमें जो आता है उसके आधार पर जितने लोग आएंगे उतने आएंगे। वो उसी दिन आएगा कि आज ये शिविर है, जो आएंगे आएंगे। आनंद दिघे जी 2,500 लोगों को लेकर वो, यानी 2,500 कार्यकर्ताओं को लेकर आनंद दिघे आए थे। हमारा शिविर जो 70 लोगों का होने वाला शिविर था, वो न होने देने के लिए। शिविर नहीं हो पाया, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। तब भी मैं कहता था कि आनंद दिघे जी ने अगर मेरी बात सुनी होती तो कभी मेरे शिविर को ध्वस्त करने का प्रयास नहीं करते। तब बाला साहब ठाकरे जी ने खुद कहा था कि श्याम मानव को हम मुंबई में पैर नहीं रखने देंगे। बाला साहब ठाकरे क्या चीज है, शिवसेना क्या चीज है, ये 90 की बात मैं कह रहा हूं, 91 वगैरह आसपास की बात है ये केवल मुंबई वाले लोग समझ सकते, बाहर के लोगों को उसकी कल्पना भी नहीं आ सकती। और आनंद दिघे तो बहुत ताकतवर नेता थे और उनकी इमेज भी बहुत अच्छी थी। कई पेपर्स ने आर्टिकल्स लिखे थे कि हम आपको पैर नहीं रखने देंगे, क्योंकि श्याम मानव ने ऐसा ऐसा कहा है। बाला साहब ठाकरे जी का ये स्टेटमेंट, आनंद दिघे तो था ही था, शिवसेना के कई नेताओं का इस ढंग का स्टेटमेंट। और शिवसेना बहुत ताकतवर है, मुंबई में सरकार भी उनके सामने हतप्रभ हो जाती है, कुछ नहीं कर पाती, इतनी ताकत थी। केवल संयोग से उन दिनों में शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट खड़ा किया और हमने मुंबई में 50 व्याख्यान दिए। और इस कारण हर व्याख्यान के लिए शुरुआत में 400 पुलिस रहती थी, डीसीपी लेवल के अधिकारी रहते थे और बड़े पैमाने पर शिवसैनिक व्याख्यान सुनने को आते थे, आग बबूला होकर, गुस्से में। भाषण सुनने के बाद में उनके सामने सवाल खड़ा होता था कि क्यों इस आदमी को तकलीफ दी गई है। ये तो संतों की ही बात करता है, केवल चमत्कार नहीं होते ऐसा कहता है और उसके प्रमाण भी देता है। पूरा वातावरण बदल गया। यानी मुझे लगता है कि मैंने इतने 50 एक व्याख्यान आयोजित करना तय किया होता तो भी इतने बड़े पैमाने पर लोग सुनने को नहीं आते। और मुंबई में हर व्याख्यान के लिए 400 पुलिस है, कम से कम 30 एक व्याख्यान तो भी पुलिस के इतने बड़े प्रोटेक्शन में चले हैं। तो पुलिस भी इतने बड़े पैमाने पर सुन रही, पुलिस भी मेरे फिर फैन बन गई पूरी। मुंबई में बहुत बड़ी पुलिस होती है, करीबन लाख के आसपास तो पुलिस है मुंबई में, तो नेचुरली उसका भी मुझे फायदा मिला। काफी शिव सैनिकों ने, उनके नेताओं ने भाषण सुने, उसका भी मुझे बहुत फायदा आगे चलकर मिला। वो हमेशा के लिए मेरे मित्र बन गए। ये आदमी अच्छा काम करता है। और प्रबोधनकार ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, उनका नाम लेकर भी मैं कई बातें बोलता था। तो इस ढंग से मेरे जीवन में मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल फील्ड में जो काम करते आया, शायद किसी को ऐसा काम करने का अवसर मिला कि लोग गुस्सा होकर आए हैं, आग बबूला होकर आए हैं, पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और ऐसे मनस्थिति में जो लोग होते हैं वो हाईली सजेस्टिबल होते हैं। और फिर उनको कन्विंस करना, ये एक दिन में नहीं आता। ये ठीक है, मेरा साइकोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान है, कम्युनिकेशन के सभी स्किल्स मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, केवल इसके आधार पर नहीं होता। लोगों तक पहुंचती है आपकी प्रामाणिक, आप अंदर से कितने प्रामाणिक हो, आप अंदर से उनके लिए कितने कंसर्न हो, उनको कितना अपना समझते हो, इन सब चीजों पर ये डिपेंड होता है। और उसके साथ में आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो इसलिए मैं एक कारण आपको कह नहीं सकता हूं कि इसके आधार पर इस ढंग से कन्विंस किया जा सकता है। लेकिन मुझे अंदर से जब लगता है कि मुझे कन्विंस करना है, तभी मैं अपने ये सभी टेक्निक्स का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर पाता हूं। जब प्राइमा फेसी मुझे लगे कि इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं, जाने दो, ये नहीं कन्विंस करना है मुझे, तो फिर मैं अलग ढंग से बर्ताव भी कर सकता हूं।
और ये अनजाने में भी होता है, ये भी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और जो गलती नहीं करनी चाहिए वो भी क हो जाती है अपने हाथ से, ये भी मैंने अनुभव किया। तो विशेषतः ख़ास कर जब तात्विक मुद्दे होते हैं, ख़ास कर जब संगठन और उसके बचाव के मुद्दे होते हैं, तब मेरी सभी यंत्रणाएँ बहुत अच्छे ढंग से काम करती है और तब बहुत अच्छे ढंग से मैं लोगों को हैंडल कर पाया हूँ। तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए कठिन है। मैं साइकोलॉजी के कम्युनिकेशन के नियम अच्छे ढंग से जानता हूँ, लोगों के मन को अच्छे ढंग से समझ सकता हूँ, उनके प्रति मेरे मन में सहृदयता होती है और मैं अंदर-बाहर से प्रामाणिक हूँ और अच्छे ढंग आर्गुमेंट के साथ में उनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। ये सभी चीज़ें साथ में आती है, इसलिए इस ढंग के रिज़ल्ट्स मिलते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।